गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 102 है। रिवीजन की क्लास 12 है। स्टार्टिंग के 90 डेज में हमने कवर किया था मैथ का पूरा सिलेबस। अब हम लोग कर रहे हैं रिवीजन। रिवीजन में काफ़ी पार्ट हमारा हो चुका है। आज हम लोग अलजेब्रा का जो रिमेनिंग पार्ट था उसे डिस्कस करेंगे, प्लस ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करेंगे। तो जिन बच्चों ने 90 डेज़ के अंदर ये क्लासेस देखी हैं रिवीजन को, वो देखें प्रॉपर मैनर के अंदर, क्योंकि वैसे भी एक क्लास के अंदर लगभग 40 से 50 या 60 के आसपास भी सवाल हम लोग डिस्कस कर ले जाते हैं। तो एक अच्छा खासा आप खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। एग्ज़ाम से पहले अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो एटलीस्ट आप रिवीजन की क्लासेस तो ज़रूर देख लें। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर आपको सारी की सारी PDF 90 डेज़ की प्रोवाइड करवाई जा चुकी हैं। रिवीजन की क्लास 7 तक भी आपको PDF प्रोवाइड करवाई जा चुकी हैं। नीचे वाला जो है आपका सेक्शन वो है डाउट ग्रुप, जहाँ पर आप एग्ज़ाम रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रिवीजन का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था उसे देख लेते हैं। देखना जरा इसमें क्या कहा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना स्टार्ट हो गया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब हमने अलजेब्रा को पढ़ा था तब हमने देखा था कि आप सीधे सीधे फैक्टर फाइंड करो, उसके थ्रू आप रूट फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे आपके सामने ये दे रखा है x² प्लस 10x प्लस 24 बराबर 0। तो आपको वहाँ क्या सिखाया था वही बात एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको ये कहा था कि 24 और x² इन दोनों की वजह से दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीपल तो 1 है, ये 24 है। ऐसे ही इसके भी आपको दो क्या करने हैं फैक्टर। क्या क्या होंगे भाई, एक 6 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। ऐड करने पर 10 बना, मल्टीप्लाई करने पर 24। तो जैसे ही आप रूट निकालते हो इनका साइन चेंज कर देते हो तो रूट इसके क्या आ जाएंगे, -6 और -4। मैथ के अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी इनका अच्छा खासा यूज होता है। एक बार आपने ये बात सीख ली उसके बाद आपको भी पता है कि तुरंत के तुरंत आप देखते ही आपका रिजल्ट आता है। जैसे कि अगला जो पार्ट है उसमें देखना, साइन किसका है भाई, नेगेटिव का। तो इसका मतलब यहाँ पर साइन नेगेटिव का, 1 को -24 से गुणा करोगे -24। 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट नेगेटिव आए। नेगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। एडिशन करें तो आपका क्या बनना चाहिए, ये 10 बनना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 12 होगा और -2। गुणा करोगे -24 है, एडिशन करने पर प्लस का 10। जैसे ही आप रूट लिखते हो तो इस फैक्टर का साइन चेंज कर दो। तो x की वैल्यू क्या होगी, एक तो -12 हो जाएगी, दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, 2। तो ये फॉर्मेट हमने पढ़ा था, बड़ा ही आसान है। इसी के बेसिस पर आप सीधे सीधे इनको डील कर सकते हैं। जैसे 458 को देखना, क्या बन रहा है भाई, 44 मल्टीप्लाई के अंदर 15 के दो फैक्टर करोगे क्या होंगे, एक तो 11 और एक आपका 4। 11 गुणा 4 44, एडिशन किया तो 15। रूट लिखना है तो साइन चेंज कर दो, ये लो हो गया सॉल्यूशन। अगले में देखना क्या बन रहा है आपका, -44। माइनस का कब बनेगा, एक पॉजिटिव फैक्टर एक नेगेटिव फैक्टर। पॉजिटिव का ही रिजल्ट आपको बनाना है 20, इसका मतलब पॉजिटिव वाला 20 से बड़ा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो पॉजिटिव वाला आप लिख सकते हो 22, नेगेटिव वाला -2। ऐड करोगे तो प्लस का 20 बन रहा है, मल्टीप्लाई करोगे -44 और जस्ट इनका साइन चेंज कर दो, यही आपके क्या हो जाते हैं यहाँ पर रूट। ये बात हमने देख ली थी। इसमें एक दूसरी जानने लायक बात हमारे सामने ये वाली थी कि कई बार क्या होता है x² का भी मल्टीपल आ जाता है। जैसे x² का मल्टीपल 3 है और उधर से 20 है, 20 गुणा 3 क्या आ गया आपका 60। सवाल नंबर 460। तो इसके हिसाब से आपको -23 के दो टुकड़े करने हैं और मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या है, नेगेटिव। तो आप एक सिंपल सी बात बताओ, दोनों फैक्टर नेगेटिव करोगे तभी तो मल्टीप्लाई का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो 23 के दो नेगेटिव फैक्टर होंगे, क्या किए जा सकते हैं, माइनस का 20 और माइनस का 3। ऐड करोगे -23 गुणा करोगे 20 गुणा 3 60, आ जाएगा रिजल्ट। रूट निकालना है तो साइन चेंज कर दो, कर दिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट और बात थी, यहाँ पर हमने क्या प्रूव करके देखा था, x² का जो मल्टीपल होता है उसका लग जाता है यहाँ पर डिवीजन। तो असल में इसके जो रूट्स निकल के आएंगे वो क्या होंगे, 20/3 एंड 1 लिखा जा सकता है। अगले वाले में देखना 15 गुणा 5 75, नेगेटिव है, -75
22 के दो टुकड़े करने हैं आपको, एक पॉजिटिव होगा और एक आपका क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वाला क्या लिख लिया आपने 25 और नेगेटिव वाला क्या लिख लिया -3। एडिशन कर रहे हो तो क्या बन रहा है प्लस का 22, मल्टीप्लाई में -75, रूट लिखना है साइन चेंज कर दो। और फिर क्या करना था एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है उसका कर देते हैं यहाँ पर हम लोग डिवीजन। तो यहाँ से रूट क्या आ जाएगा -5 और यहाँ पर 5 का ही डिवीजन होगा, -5 और 3/5 इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। किसी भी बच्चे को अगर पीछे वाले सेक्शन में मतलब कहीं भी आप रिवाइज कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि चीज़ें ऊपर से जा रही हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम, आप तुरंत के तुरंत अलजेब्रा सेक्शन में जाएं, उस पर्टिकुलर पार्ट जो आपको पीडीएफ दे रखी है उसमें देखो कि इन बातों को कहाँ पढ़ा रखा है, और उसी लेक्चर के अंदर सीधे सीधे उस पीडीएफ में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत वीडियो सेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि रिवीजन करते टाइम आपको डाउट लग रहा है, इसका मतलब उस पार्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, तुरंत उसको डिटेल में देख सकते हैं। अदरवाइज फ्लो में समझ आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट है 3 और -5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, दोनों का एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा -2 इनटू में एक्स, फिर क्या लिखते थे मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स 3 गुणा 5, ये आ गया। तो यहां से क्या बन गया अभी इक्वेशन अपने पास बन गई एक्स स्क्वायर 2x - 15 इक्वल्स टू में 0। आगे इसने एक अगली बात कही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, सम आपको दे रखा है 15 और मल्टीप्लाई दे रखा है 44। तो क्या करते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में x प्लस मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स इक्वल्स टू में 0। ये आपका हो गया रिजल्ट। चलिए भाई देखना जरा आगे के सवाल में। देखो अगले सवाल में इसने क्या कहा कि एक इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इक्वल्स टू 0 के रूट है वो क्या है पारस्परिक या रेसिप्रोकल k की वैल्यू। देखो सम ऑफ रूट निकालते हो तो वो क्या लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स निकालते हो अल्फा इनटू में बीटा, ये क्या लिखा जाता है c/a। रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल होने का मतलब ये है कि अगर आपका एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, तो दूसरे को बीटा की जगह हम लोग क्या क्या लिखेंगे 1/अल्फा। इससे कोई खास फायदा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप देखते हो मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स गुणा करने पर ये क्या बन जाता है 1, और ये वैल्यू किसकी होती है मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स की c/a। देखना जरा c की वैल्यू यहाँ पर क्या आपके पास k, तो यहाँ लिखोगे c/a, k डिवीजन में a की वैल्यू 5 बराबर 1, k की वैल्यू क्या आ गई भाई 5। दिखने में आसान है लेकिन ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का आपका सवाल होता है, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगले में इसने क्या कहा आपसे कि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक बात बताओ, पहले तो आप ऐसा करो अल्फा प्लस बीटा लिख लो। अल्फा प्लस बीटा आपने लिखा तो क्या आ गया -b/a, तो -4/3। अल्फा इंटू में बीटा लिखोगे तो आपका क्या लिखा जाएगा c/a, c की वैल्यू -6/3 करोगे तो -2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नीड है आपको, तो आप क्या कह सकते हो, इन दोनों का सहारा लेकर ही ये सवाल बनते हैं आपके। तो दो चीजें होती हैं आपके पास, यहां कुछ भी पूछे इसके थ्रू आप निकालोगे। तो देखना आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर, माइनस क्या होगा देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा, प्लस का 2 अल्फा बीटा बनेगा, तो क्या कर दो माइनस का 2 अल्फा बीटा। वैल्यू आपके पास है, ये वाली वैल्यू स्क्वायर करके लिखोगे 16/9 माइनस 2 गुणा में 2, ये माइनस का 2 क्या आ जाएगा प्लस का 4। तो देखना 9 4 36, 36 में 16 जोड़ दिया आपने 52, डिवीजन में कितना आ गया आपका 9। ये हो गया रिजल्ट। चलो भाई आगे देखना, ये वो वाले सवाल हैं जो किस पर बेस्ड थे आपके सी एंड डी रूल पर बेस्ड आपके सवाल थे इस टाइप के। थोड़ा सा देखें अगर गौर से, सी एंड डी रूल, तो अगर आपके पास इधर x/y है और इधर आपके पास a/b है, आपको कुछ बातें सिखाई थी कि अगर ऐसा कोई भी पैटर्न है तो आपका मन करे आप उसे ऐसे लिख दो x + y, ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ा तो इधर भी a + b करोगे। अगर एक बार ऐड कर दिया तो दूसरी बार आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, मस्ट है।
ऊपर भी आप पहले माइनस कर सकते थे तो नीचे क्या होता आपका एडिशन। आप अगर चाहते कि मैं तो y प्लस एक्स लिखूंगा, y माइनस एक्स लिखूंगा, तो इधर भी b प्लस ए और b माइनस ए लिखा जाता। इनका बकायदा आपको प्रूफ करके बताया था कि सी एंड डी रूल एक्चुअल में कैसे काम करता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सवाल को जब आप देखते हैं x प्लस टू ए अपोन में x माइनस टू ए, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि यहां पर सी एंड डी रूल लगेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहां पर क्या जनरेट करना पड़ता था भाई, जो कंडीशन आपको दे रखी है। रिजल्ट भी पता होगा वैसे तो, कई कलाकार बच्चों ने याद किया होगा कि 2 रिजल्ट आएगा इसका, देखना फिर भी x इक्वल्स टू 4ab अपॉन a प्लस बी गिवन है, x प्लस 2a है, x माइनस 2a है, तो आप क्या करो x अपोन में 2a लिखो। 4 है, सॉरी a इसके पास है, इधर भेज दिया, 2 इससे लिया इधर भेज दिया, ऊपर क्या बचा 2b अपोन में a प्लस बी। अब एक बात बताओ, जैसे ही आप सी एंड डी रूल यहां पर लगाओगे, कैसे, x प्लस 2a, इसमें इसको जोड़ा, इसमें इसको जोड़ोगे तो यहां पर जो बात आएगी वो क्या आ जाएगी 3b प्लस का a आ गई, अपोन में इसमें से इसको घटाया हुआ दिखा रहा है x माइनस 2a, तो इसमें से इसको लेस कर दोगे, एक b से b लेस होगा तो b माइनस a बनेगा। ऐसे ही अगले केस में ये स्टोरी क्या बनेगी, आप b को इधर लेके जाओगे, बाकी सारा का सारा सिनेरियो आपके पास एज इट इज मेंटेन होगा। वहां फिर से आप सी एंड डी रूल लगाओगे तो अगेन जैसे यहाँ 3b प्लस है, देखो एक बार तो एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा 3a प्लस का b, एक बार इसमें से इसको लेस करोगे तो क्या आ जाएगा a माइनस बी। पूरे का एलसीएम आप क्या ले लो a माइनस बी, माइनस कॉमन आ गया, नीचे एलसीएम सेम हो गया, माइनस आपने ऊपर भेज दिया, इसमें से आपको इसको घटाना है, 3a में से a चला गया 2a बचा, b में से 3 भी चला गया, माइनस का b बचा, 2 बाहर ले लिया, ये इससे कट गया और रिजल्ट क्या आ गया 2। आपको क्या कहा था कि ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के सवाल हैं जो एसएससी तो पता नहीं कब से पूछता आ रहा है, इन पैटर्न को देखते ही आप तुरंत हिट मार सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा 2। जैसे अगले वाला सवाल है, अंडर रूट 6 है जो आपका, उसको ब्रेक करोगे अंडर रूट में 2 इंटू 3, तो 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, एक बार x अपॉन रूट 2 जाएगा नीचे, एक बार x अपॉन रूट 3 जाएगा नीचे, सोल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो 467 का जो रिजल्ट है वो भी क्या निकल के आया आपके सामने 2। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, देखो रिवीजन में वो सारी उम्मीदें ना करें आप कि सर प्रूफ भी करके बताओ, वैसे के वैसे सोल्व भी करके बताओ, जहां नीड होगी बिल्कुल सोल्व करके बताया जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा वो वही पढ़ने का औचित्य भी क्या है, वो तो पढ़ ही रखा आपने। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो x बराबर a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, फिर y में कंडीशन, फिर z में कंडीशन। आपको क्या कहा था, जस्ट आपको एक पार्ट इसका सोल्व करना होता है, आगे के 2 पार्ट आपके ऑटोमेटिक सोल्व हो जाते हैं। कैसे देखना, x बराबर a माइनस बी अपोन में आपके पास है a प्लस बी, लेकिन उसने जब क्वेश्चन पूछा है कि देन के बाद जो टर्म है वो क्या है 1 प्लस एक्स अपोन में 1 माइनस एक्स, तो आपको यहां पर एक मानना है। एक बार क्या किया उसने, 1 में x को जोड़ा, 1 में उसने आपसे को बताया कि x ऐड करना है, इसमें इसको ऐड करोगे ऊपर क्या आ जाएगा 2a। फिर देखो 1 में से x को लेस करना, नीचे वाले में से ऊपर वाला, इसमें से इसको घटाओगे, a से a कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2b। अब देखो पहली वाली जो टर्म है उसका रिजल्ट क्या आ गया आपके पास a बाई बी, किससे बनी थी ये a और b से। ऐसे ही y वाले में क्या है b और c से बनी है, तो रिजल्ट क्या बनेगा b बाई सी। ऐसे ही अगला 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड क्या बनेगा आपका c बाई ए से a कटा, b से b कटा और c से c कटा। इस केस में सारा का सारा रिजल्ट आपका क्या बन गया 1। चलिए भाई अगला जो सवाल है फिर देखना, जैसे एक ये भी पैटर्न होता आपका, आप चाहें तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे स्क्वायर करके इसे सोल्व कर दें, लेकिन अगर आप सी एंड डी का सारा लेंगे तो थोड़ा सा मामला आपका आसान हो जाएगा। कैसे देखना, राइट साइड में आपको जो बात दे रखी है उसको आप मान लो 3 डिवाइड बाई 1। ठीक है, लेफ्ट में तो देखो जैसे मैं ये पूरा का पूरा a मानता हूं, a प्लस बी है, फिर a माइनस बी है। अब मैं सी एंड डी लगाना चाह रहा हूं, कैसे, एक बार तो मैंने 3 में 1 को जोड़ा 4 बन गया, एक बार मैं 3 में से 1 को घटाता हूं 2 बन गया, तो ये सोल्व होकर मेरा ये तो पार्ट 2 आ जाएगा। लेफ्ट साइड में सी एंड डी लगाना है, एक बार आपने क्या किया 3 में 1 को जोड़ा, ऊपर और नीचे वाला पार्ट आप ऐड करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव तो कट गए, ऊपर क्या बना 2 अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 1। फिर आपने क्या किया 3 में से 1 को लेस किया, ऊपर वाले में से नीचे वाले को लेस करोगे तो क्या बनेगा 2 बार अंडर रूट एक्स माइनस 1।
ये 2 इससे कट जाता है, पूरे का क्या कर दो आप होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा x+1 अपॉन में x-1, इधर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4। आपका मन करे तो इधर भी आप CND अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अपॉन में 1 माना, एक बार ऊपर नीचे जोड़ दो और एक बार ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो। एक बार ऐड किया 5, एक बार घटा दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। या फिर सीधे सीधे क्या करो, इसका इधर गुणा कर दो और ये वाली टर्म इधर ही है, x वाली चीज़ों को सारी को एक तरफ ले जाओ और दूसरा पार्ट बचेगा, x का जो भी मल्टीपल है डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये बात थी, इसके पहले पार्ट में अगर आप CND रूल लगाकर सोल्व करेंगे आपकी कैलकुलेशन बड़ी स्मूथ हो जाएगी। हाँ, करने को आपको उस टाइम भी मैंने कहा था कि इनका स्क्वायर करके आप सीधे सीधे भी डील कर सकते हैं, तो भी कोई समस्या नहीं है। फिर देखना एक SSC में मेंस में पूछा गया एक सवाल है, इसको फिर से उठाया गया। देखना क्या कहा इसने, 470 में x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, y की x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, पूछा x³ + 3bx की वैल्यू क्या होगी। सोल्व करने का एक तरीका तो ये सीधे सीधे क्यूब करोगे, उन्हीं चीज़ों को फिर रखोगे, मामला उलझेगा। आपको क्या कहा था, किसी की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू क्या कर दो 0 मान लो, तो देखना x की वैल्यू क्या होगी। क्यूब रूट है आपके पास यहाँ पर a है, प्लस अंडर रूट में a² + b³, b तो हट गया, अंडर रूट a², अंडर रूट सोल्व होगा a आ जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट में देखना जरा, अंडर क्यूब रूट में a माइनस, फिर b तो हट ही गया, a माइनस a वो 0 हो जाएगा, तो इस पार्ट को लिखने की नीड नहीं है। x का क्यूब करोगे तो देखना ये 2a का क्यूब रूट है, क्यूब करोगे तो x की वैल्यू x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a आ गई। नीचे जो बात पूछी है उसको देखना, x³ + 3bx, b की वैल्यू 0 रखते ही 3bx की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगी 0, तो इसका मतलब x³ की जगह पर आपको क्या रखना है 2a, और ऑप्शन सी आपका सीधे सीधे यहां पर जस्टिफाई कर गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई और तरीका काम में लोगे सवाल कैलकुलेटिव होगा, उलझेगा। तो बेटर क्या रहता है ऐसे सवालों के अंदर, वैल्यू पुट करो और सीधे सीधे सॉल्यूशन निकाल ले जाओ। चलो भाई, अगले सवाल में देखना a³ - b³ - c³ ये कुछ समथिंग आपका चल रहा है मामला। इस सवाल को अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप क्या करो भाई, कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दो। जैसे आप क्या करो, z को भी हम लोग, अच्छा 0 तो कर ही नहीं पाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करो आप वैल्यू मान लो x = y = z। ठीक है, सबको इक्वल मान लिया। ठीक है, जैसे इक्वल मानोगे तो आपका जैसे पहला ऑप्शन 6x³ बनेगा, दूसरा ऑप्शन 8x³, तीसरा 12x³, चौथा आपका 24x³। ऑप्शन में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, तो हमने क्या किया x = y = z मान लिया कि x y z जहां भी दिखोगे सबकी जगह x रख देंगे। तो पहले ऑप्शन में देखना x + x + x का होल क्यूब, 3x का होल क्यूब कितना आ गया 27x³ माइनस, अगले में y और z तो हट ही गया, क्या आया x³, उससे अगले में देखना zx हट गया, माइनस क्या आ गया x³, फिर xy हट गया, माइनस का x³, रिजल्ट क्या आ गया 24x³। x = y = z ऑप्शन में आप रखेंगे तो कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है, आपका ऑप्शन डी लिखा जा सकता है। तो ये सबसे सटीक तरीका होता है इन सवालों को डील करने का। चलो भाई, ऐसे ही आगे वाला सवाल ऑब्जर्व करना, क्या कहा xy + yz + zx बराबर आपका क्या है 0। अब इस सवाल को सोल्व करना है तो एक तो तरीका क्या था, आपको वैल्यू बताई थी कि इन वैल्यूज का सहारा ले लेंगे आप तो आपका काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या थी वो वैल्यू 2, 1 और -1, यही वाली वैल्यू थी। एक बार क्या रखोगे 2 रखोगे, फिर आपका -1, 1 मिनट, ये वाली वैल्यू नहीं थी आपकी 2, 2 -1 थी शायद, 2, 2 आपका क्या आ जाएगा 4, फिर -2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई -2। बात समझ में आई कि आप x की वैल्यू 2 रखो, y की भी वैल्यू 2 रखो और z की वैल्यू क्या रख लो -1 रख लो, कंडीशन को जस्टिफाई कर सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता था कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, तो देखना सबसे पहले जो टर्म बन रही है 1/x² - yz बन रहा है। आप अगर ऊपर वाले पार्ट को देखें तो आपको पता चलता है कि आप x² की वैल्यू नहीं रख पाएंगे क्योंकि आपके पास x² नहीं है। लेकिन अगर ऊपर वाले पार्ट में से yz को राइट में भेज देंगे तो वो क्या बन जाएगा माइनस का yz, माइनस yz की जगह क्या बचेगा xy + zx। तो इसका मतलब नीचे जो टर्म बनेगी वो आपकी क्या बनेगी x² प्लस का xy प्लस का zx।
इसमें से आप क्या करोगे, x को कॉमन ले लोगे, तो ब्रैकेट में क्या बना, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक ही टर्म आपको सोल्व करनी है। ऑटोमेटिक आपको पता चल गया कि अगली टर्म के अंदर यहाँ y होगा, बाकी चीजें सेम होगी। उससे अगली टर्म में आपके पास यहाँ z होगा, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। सोल्व करोगे तो सबका एलसीएम क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड तो सबके ही पास है, इसके पास x एक्स्ट्रा है, अगले के पास y, उससे अगले के पास z आ गया। ऊपर आपके पास क्या बचा हुआ है, 1। तो इसके अंदर देखो वो पूरा का पूरा एलसीएम आ गया आपका, इसका भाग दोगे x आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, क्या बचेगा वाई जेड। अगले में ऐसे ही जेड एक्स, उससे अगले में ऐसे ही क्या बचेगा एक्स वाई। इसकी वैल्यू आपको 0 दे रखी है, जैसे इसकी वैल्यू 0 रखोगे पूरे का रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 0। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एसएससी में बार बार रिपीट होते हैं। तो पूरी संभावना है कि रेलवे भी अगर अपना खुद का लेवल उठाना चाहे एडवांस मैथ के अंदर तो वो इन सवालों को सीधे सीधे पूछ सकती है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना जरा। क्या कहा, इफ a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 1। या तो फॉर्मूले पर ठीक कमांड है तो वर्बली वैसे हो जाएगा, या फिर क्या करो b को 0 कर दो। तो a बराबर -1 बचा आपके पास। सवाल जो पूछा उसमें b है, उसकी जगह 0 रखा, तो क्या बचा a क्यूब प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। a की वैल्यू -1 है, -1 का क्यूब -1 होगा प्लस 1, रिजल्ट क्या आ गया 0। ठीक है, 474 में देखना x प्लस वाई बराबर 2z है। इसको अगर सोल्व करना है तो आपको एक तरीका बताया था, z की वैल्यू जैसे 0 कर दी। तो जो सवाल पूछ रहा है वो क्या बना, x अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन वाई, रिजल्ट क्या आ गया 2। या फिर ऐसा कर दो x माइनस जेड की वैल्यू उस तरफ से रखोगे तो z माइनस वाई होगी, फिर कुछ पार्ट आपका कॉमन आएगा, रिप्लेस होगा। 2 मेथड बताए थे। वैल्यू पुट से आपका काम दौड़ रहा है, दूसरे की आपको नीड भी नहीं है। हालांकि वो कंडीशन में दी गई बात का ही यूज करके नीचे आपको रखना है और उससे भी सवाल सोल्व होगा। अगला सवाल देखना, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। अगर यहां पर आप कुछ पुट करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी, आप ऐसा करो पुट कर दो। कर दिया। पहली कंडीशन है ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा ए प्लस ए 2a। ए की वैल्यू क्या आ गई 2, जो कि बी की वैल्यू है और जो कि सी की भी वैल्यू है। अब यही बात आप नीचे रखोगे तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस ए, 1 प्लस 2 3, फिर 1/3 1/3, 3 बार लिखना है, गुणा कर दो 3 से, पूरे का क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। या फिर आपको एक बात बताई थी कि जैसे ऊपर नीचे ए का गुणा करोगे तो नीचे जो टर्म बनेगी 1 अपॉन में ए प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर बी प्लस सी। अगले में ऊपर नीचे बी का गुणा करोगे, फिर नीचे ये की टर्म जनरेट होगी, ऊपर क्या बनेगा आपका बी, फिर क्या बनेगा सी। सबका एलसीएम लोगे, ऊपर नीचे सेम बात हो गई, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 1। तो आपको वैल्यू पुट भी आनी चाहिए और जनरल अप्रोच अगर कंफर्ट हो उसके अंदर तो जनरल अप्रोच से भी आप डील कर सकते हैं। चलिए भाई अगले सवाल को देखना। इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आपको दे रखा है, सोल्व करना आपको। देखना जरा, एक तो सीधा सा तरीका ये है कि जो कंडीशन दी गई है उसको सवाल में कैसे यूज करें। तो देखना x प्लस वाई है आपके पास है और नीचे क्या लिखा है, ब्रैकेट में गुणा कर देते हैं, एक्स वाई जेड माइनस का एक्स वाई लिखा। अब एक बात बताओ, ऊपर जो कंडीशन दे रखी है उससे कुछ चीजें उठा करके इसको रिप्लेस किया जा सकता है? आप कहेंगे किया जा सकता है। एक्स वाई जेड राइट साइड में है, लेफ्ट साइड से एक्स वाई उठा के रखोगे तो माइनस का एक्स वाई आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, इस पूरे की जगह अगर आप रिप्लेस करना चाहें, एक्स वाई जेड आपका राइट में था, एक्स वाई इधर ले जाओगे माइनस एक्स वाई हो गया, तो इस साइड में क्या बना वाई जेड प्लस जेड एक्स। जेड आपने कॉमन ले लिया तो क्या बना एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में। तो आपने यहां पर कंक्लूजन निकाला कि पहली टर्म का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 1/z। ऐसी अगली में सोचने की नीड नहीं है। अगली में देखो ब्रैकेट में जो z था वही रिजल्ट बना, तो ब्रैकेट में जो बात है x वो रिजल्ट हो गया, फिर 1/y हो गया। पूरे का एलसीएम ले लिया एक्स वाई जेड, यहाँ क्या आ गया भाई एक्स वाई, यहाँ क्या आ गया वाई जेड, यहाँ क्या आ गया जेड एक्स, जो कि बराबर किसके है एक्स वाई जेड के। तो यहाँ से वैल्यू रख दो एक्स वाई जेड, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले से कट जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा। या फिर x बराबर वाई बराबर जेड आप वैल्यू रखें, उसके थ्रू भी आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नीचे वाला देखना जरा पार्ट, नीचे वाले में भी आपको ये सिखाया था कि इन सवालों को वैसे चाहे तो आप जनरल अप्रोच से भी सोल्व कर सकते हैं
और अगर आप चाहें तो वैल्यू पुट से भी डील कर सकते हैं। वैल्यू पुट में क्या करना है भाई, सिंपल सा काम है, पुट कर दो a बराबर b बराबर c, ठीक है। तीनों में पुट किया तो जो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म तीनों सेम होगी, तो मैं लिख देता हूं सबका एडिशन 3 गुना में पहली टर्म a अपॉन में 1 माइनस 2a बराबर क्या आ गया 1/2, ठीक है। गुणा कर देते हैं, इधर क्या बना भाई आपका 6a बराबर 1 माइनस 2a, ये इधर आ जाएगा, एक मिनट क्या गड़बड़ हुई है, कोई गड़बड़ नहीं है ना, 8 है, ये इधर आ जाएगा 8a बराबर 1, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8 लिखा जा सकता है। अब जो सवाल पूछा है उसमें भी आपको a बराबर b बराबर c करना होता है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीनों टर्म सेम हो गई, तो एडिशन करना है तो आप सीधे सीधे लिख दो 3 गुना में पहली टर्म 1 अपॉन 1 माइनस 2a, तो 2 इंटू में 1/8 रखेंगे, ये इससे कटेगा, 1/4 देश करोगे 3 गुना में 1 बटे ये क्या बचा 3/4, पूरे का रिजल्ट क्या आ गया आपका 4। जनरल अप्रोच भी आपको सिखाई थी, जनरल अप्रोच में मान लो इतना कंफर्ट नहीं फील कर रहे, वैल्यू पुट का आप बिल्कुल सहारा लो, काम धूमधाम से चलेगा। एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने ये वाला है कि इफ x इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको दे रखा 4, फिर आपको दिया y इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16, z इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 29, आपसे चाहे तो वो वैल्यू पूछ सकता है x की, y की, z की, या फिर आपसे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछ सकता है, तीनों के मल्टीप्लाई का रिजल्ट भी पूछ सकता है। सोल्व करने का तरीका क्या है, ऊपर और नीचे पूरे को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड तो आ गया ब्रैकेट में, ठीक है भाई, बाहर कॉमन आ गया, पहले वाली टर्म से x फिर y फिर आपका z बराबर 16 4 20 और ये कितना आ गया 49, तो इसका स्क्वायर 49 है, ये जो टर्म है इसको पूरे को हटा दो, स्क्वायर बन गया, अंडर रूट करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7। आगे आपसे क्या पूछ रहा है z, तो तीसरा जो पार्ट है उसमें देखना z इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 29, तो आप सीधे सीधे यहां डील करके लिख सकते थे कि z की जो वैल्यू होगी वो होगी 29/7। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगले में क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, किसी एक पार्ट को खत्म कर दो, c को खत्म किया, सवाल क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी, क्योंकि बी सी खत्म आपका सी ए खत्म। अगर c को 0 किया है तो आप कह सकते हो कि a बराबर क्या आ गया आपका माइनस बी, सवाल क्या रह गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में माइनस का ए बी नहीं, सिर्फ ए बी, a की जगह माइनस बी रखोगे, माइनस बी रखो, स्क्वायर किया तो ये तो एडिशन होकर 2b स्क्वायर आ गया, इसकी जगह माइनस बी रखोगे माइनस का बी स्क्वायर, तो पूरे का रिजल्ट क्या आ गया यहाँ से आपका माइनस का 2 लिखा जा सकता है। जनरल अप्रोच कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पर थोड़ी टिपिकल होती है और आपको अलग से एफर्ट डालने पड़ते हैं। जो बच्चे जनरल अप्रोच से भी फास्ट करते हैं उनका रीजन यही है कि वो माइंड में कई स्टेप्स को गायब कर देते हैं। इसलिए अगर आपके पास ठीक ठाक टाइम रहता है तो उस केस के अंदर आप जनरल अप्रोच पर भी अपनी कमांड बनाएं, और अदरवाइज आपके पास ये वैल्यू पुट का सब्स्टिट्यूशन है। वैल्यू पुट के अंदर कमांड कब आएगी, अलग अलग टाइप के आप सवाल करेंगे, जहां पर पहले हमने पढ़ा था वहां पर भी वैल्यू पुट को डील किया था, तब आपको बताई भी थी ये बात कि इस जगह पर ऐसे वैल्यू पुट करके देखते हैं, इस पर ऐसे वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसका भी एक रैंडम तरीका होता है, ठीक है। बाकी साथ साथ सवाल करते रहोगे, आपको आइडिया लगता रहेगा। फिर अगला जो पार्ट है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला जब आपको एक्सप्लेन किया था तो उस केस में आपको ये बातें बताई थी, देखना जरा, अगर मेरे ख्याल से आप भूले नहीं है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अगर ये 0 है तो इसका मतलब या तो आप इसको 0 कर दें या इसको 0 कर दें, मेनली इस पर सवाल बनते हैं। तो जब आप इसको 0 करेंगे, देखना इस वाले पार्ट को 0 करेंगे तो ये है आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये 0 है तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाती है, ठीक है। जो आपको कंडीशन दे रखी है उसको एक बार आप सोल्व करने का प्रयास करें तो ये आपके पास कंडीशन है 1 अपॉन ए प्लस बी बराबर ए बी एलसीएम आपने ले लिया, यहाँ क्या आ गया बी प्लस ए, तो मैं ए प्लस बी लिख देता हूँ, इसका इधर गुणा करोगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, एक पार्ट ये जाएगा इधर, इस पार्ट से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो असल में देखा जाए तो इसी कंडीशन को
इसने इस फॉर्म के अंदर दे रखा है, इससे भी एक स्टेप पीछे दे रखी है। आपको जब ये बात पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि ये सवाल ऐसे होते हैं, इनको आप देखते हिट मार देते हैं कि अच्छा ये कंडीशन है, ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा और कोई सवाल ही नहीं बनता पूछने लायक, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तुरंत जीरो। इस पार्ट को जीरो किया गया है, इसी बात को उसने इजी वे के अंदर थोड़ा सा सोल्व कर दिया। आप कंडीशन को सोल्व करके देखेंगे तो पाएंगे कि ये यहां तक डील हो जाएगा, लेकिन ध्यान कैसे जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला ये होता है और इस पार्ट के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। या तो आपको सीधे कंडीशन देगा या इस कंडीशन को सोल्व करके आपके सामने रखेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलो भाई, अगला सवाल आपको क्या दे रखा है भाई, p प्लस एम बराबर 6 है, p क्यूब और m क्यूब की वैल्यू आपको बताई है कितनी भाई, 72। इजी वे क्या रहेगा, कोई वैल्यू अज्यूम कर लो, या तो आप फॉर्मूला पुट कर दो सीधे सीधे, फॉर्मूला नहीं पुट करना चाहते तो क्या करोगे, जैसे वैल्यू मान ले 4 और 2 मान ले, 4 का स्क्वायर 64, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब आपका कितना हो गया 8, 64 और 8 72 हो गया। तो इसका मतलब p की वैल्यू 4 मानी, m की वैल्यू आपने 2 मानी, 4 2 6 भी बन रहा है, क्यूब में 72 भी बन रहा है, pm की वैल्यू पूछिए 4 गुणा में 2 8। अगर ऐसे नहीं बात बनती है तो p प्लस एम का होल क्यूब, p का क्यूब m का क्यूब प्लस 3pm ब्रैकेट में p प्लस एम, सारी वैल्यू पुट करके रखोगे तो आपके सामने सीधे सीधे जो रिजल्ट पूछा है वो निकल के आ जाएगा। चलिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखना जरा इंपॉर्टेंट बात क्या है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इंपॉर्टेंट बात बस इतनी सी है, स्टार्टिंग में आपको पाइथागोरस से प्रूफ करवाई थी एक बात, और फिर उसके बाद हमने कंक्लूजन ये निकाला था कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज पर बेस रहती है। या तो आपको डायरेक्टली ही कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाता है, नहीं दिया जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस रैंडम ट्राइंगल को किसी ना किसी तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट किया गया है, तभी आपकी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। साइन रूल को प्रूफ करके बताया था, कोसाइन रूल को भी प्रूफ करके बताया था। पाइथागोरस का यूज करके हमने देखा था कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का रिजल्ट बनता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बनता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बनता है। एक इंपॉर्टेंट पैटर्न भी देखा था कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c, और उसमें भी अलग अलग कंडीशन थी कि कई बार a b और c यहाँ पर हाइपोटेनस की तरह काम करने लग जाता है, a b में से एक परपेंडिकुलर एक बेस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो सारा का सारा खेल क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल का। अब इसमें भी जरूरी बात यह है कि अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ साइन कोस टेन कोट ये सब अप्लाई करना चाहते हो तो उस ट्राइंगल के अंदर, जैसे भुजाएं मैंने ले ली ए बी और सी, इस एंगल को मैंने ले लिया अल्फा। कोई मुझसे कहे कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है टेन थीटा लिखा जाएगा परपेंडिकुलर अपोन में बेस, लंब बटा में आधार। परपेंडिकुलर मानोगे किसे, तो जो भी आप एंगल काम में ले रहे हो, थीटा काम में ले रहे हो, तो थीटा के जो सामने के साइड है वो क्या आपकी परपेंडिकुलर वैल्यू बी, और ये वाली साइड 90 के सामने तो हाइपोटेनस होती है, तो ये वाली वैल्यू आपकी बेस। अगर यहीं पर आपसे वो ये कहता कि बताओ जरा कि टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा को काम में लिया है तो अल्फा के सामने क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, बची हुई साइड आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर बेस। इस बात का आपको बस ध्यान रखना था। कई सारे सवाल तो ऐसे थे जिनके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, उसी से अपना काम चल गया। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी, कुछ वैल्यूज आपको निकालनी बताई थी। वैल्यूज वाला पार्ट मेरे हिसाब से तो आसान था, उसे रिवाइज करने की नीड नहीं है। तो कुछ सवाल देख लेते हैं। देखना, सबसे पहले आपको दे रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसके अंदर भी अगर आप ये बात दिमाग लगाओगे, हमेशा ध्यान रखना बच्चे के सामने जब ये बात दी जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो तुरंत 1 लिख देता है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने सवाल पूछ लिया उससे डायग्राम दे करके बताना जरा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, तब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्यों होना, भी दोनों के अंदर ये एंगल इक्वल होता है, साइन है कोस है, दोनों का स्क्वायर है, एंगल सेम है, वैल्यू 1 आएगी। निकाल कर देखना चाहो तो भी देखना।
देखो साइन स्क्वायर ए, एंगल ए काम में लिया, ए के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है बी, तो बी स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए स्क्वायर। कोस ए, एंगल ए काम में लिया, ए के जस्ट पास क्या है बेस, सी स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस ए स्क्वायर। एडिशन करोगे ए स्क्वायर ये है, ये क्या बना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डायग्राम से देखोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या बनेगा ए स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। बाकी मैं आपसे ये सवाल फिर से उठाने का लॉजिक इतना सा ही था कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ दोनों जगह ही आपके एंगल सेम है तो सीधे सीधे रिजल्ट बनेगा 1। वो कितना भी कॉम्प्लेक्स आपको डायग्राम दे दे, वो यही चाहता है कि आप कैसे ना कैसे करके इन डायग्राम्स के अंदर उलझ जाएं, अपना टाइम किल करें। सवाल आसान था, कुछ भी करने की नीड नहीं थी। चलो भाई देखो इसने क्या कहा इस सवाल के अंदर कि किसी ट्राइंगल ABC के जो एंगल्स हैं वो किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। 3 एंगल है, मानने का तरीका क्या मानो, सबसे बीच वाले को मान लो थीटा, उससे बाद वाले को थीटा प्लस एक्स, और इससे पहले वाले को थीटा माइनस एक्स। तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो सम कितना आएगा 180। तीनों को जोड़ दिया 3 थीटा बराबर 180। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से 60 डिग्री लिखा जाएगा। अब x की तो कई संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन थीटा फिक्स हो गया, ये 60 है, ये 61 हो सकता था, ये 59 हो सकता था। ये आपका 60 है, इधर से आप 62 डिग्री लिखोगे या 58 डिग्री लिखोगे, ठीक है। बचे हुए जो 2 एंगल आपके पास A और C, उनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर तीनों एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाला जो एंगल है उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, और वो कितनी होगी 60 डिग्री। साइन बी, साइन 60 की वैल्यू आपसे पूछिए, 60 डिग्री की वैल्यू साइन के अंदर √3/2, सीधे सीधे आपका रिजल्ट बन गया। चलो भाई अगला सवाल। देखो इसने आपसे क्या कहा इस सवाल के अंदर, tan थीटा की वैल्यू 2 है, फिर आपसे कई सारे कंक्लूजन दिए इसने, कई सारी बातें दी हैं इन्वॉल्व करके एक सवाल बनाया। tan थीटा की वैल्यू कहाँ 2 होती है ये तो हमें नहीं पता, तो इसे हम लोग क्या लिख लें 2/1। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। थीटा ये है, परपेंडिकुलर 2 हो गया, बेस 1 हो गया, तो ये वैल्यू क्या होगी √5, ठीक। अब अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हैं तो एक तो ये तरीका आपके पास कि पूरे के अंदर आप चाहें तो डिवीजन कर दें किसका, ऊपर नीचे कोस थीटा का। ऊपर नीचे कोस थीटा का डिवीजन करेंगे तो 8 गुणा में साइन बटे कोस 10 आएगा, 10 की वैल्यू 2, फिर कोस थीटा हट गया 5 बचा। फिर यहाँ देखो साइन क्यूब है तो साइन अपॉन में कोस 1 तो बन गया 10, और इनटू में क्या आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस कोस क्यूब है तो यहाँ पर 2 गुणा में 1 कोस कट गया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस 3 आ गया। अब देखो 8 2 16 और 5 21, इनमें से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने आप में 1 है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 हो गई। 2 + 3, यहाँ से रिजल्ट क्या बन गया भैया आपका 5, तो हमारा रिजल्ट हो गया 21/5। ऐसे ही एक सवाल और आपसे पूछा गया है, आपको वैल्यू दी इसने किसकी, 4 साइन थीटा बराबर 3 कोस थीटा। साइन अपॉन कोस कर लेते हैं तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/4। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। फिर आपको कहा था कि डायग्राम से चीजें हटा लेना, डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। 3 और 4 की वजह से हाइपोटेनस कितना आ गया 5। सेक स्क्वायर थीटा वैसे देखोगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो कटने के तो चांसेस खत्म हो गए। इसका मतलब पूरी वैल्यू रख करके देखना पड़ेगा। देखना कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन बेस, और उसका भी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में कितना आ गया 16। फिर देखना 4 गुणा में 1 - tan की तो वैल्यू दे रखी है, स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। 16 नीचे एलसीएम आ गया, 16 में से 9 चला गया तो नीचे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर 7। 16 से 16 आपका कट जाएगा, सॉल्यूशन करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 25/28। तो आपका ऑप्शन जो है बी वो करेक्ट हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल का सहारा लेना है, अदर फॉर्मूले जो भी आपके उनमें आपको नहीं उलझना है, उनके चक्कर में पड़ोगे तो फिर आपका टाइम किल होना स्टार्ट हो जाएगा।
चलिए भाई अगले सवाल को देखना, क्या कहा, 5 टेन थीटा बराबर 4। क्या कर लें भाई, टेन थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो 4/5। अब देखो नीचे जो सवाल है इसके ऊपर 2 टर्म है और नीचे भी 2 टर्म है। ऊपर वाली टर्म में साइन और कोस है, नीचे वाली भी टर्म में साइन और कोस है। ऐसा जब भी केस होता है तो आपको लॉजिक बताया था ना कि हाइपोटेनस कॉमन आता है, हर जगह से कट जाता है, तो बेटर क्या रहेगा, आप साइन थीटा की वैल्यू 4 और कोस थीटा की वैल्यू 5 रख लें। एक बात और भी बताई थी इसके साथ, मैंने क्या कहा था कि एक्चुअल में ये जो लॉजिक है ये वैलिड किसके लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए वैलिड है। साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 4 नहीं होती और कोस की वैल्यू कभी भी 5 नहीं होती, क्योंकि साइन और कोस की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप साइन अपॉन 5 साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रखेंगे, कोस की जगह बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही चीजें नीचे ऊपर नीचे हाइपोटेनस कट जाएगा। तो असल में वो क्या है, 5 गुणा में परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 रखी है। और ऐसे केसेस में आपको अच्छे से समझा रखा है कि सीधे सीधे साइन की जगह साइन, कोस की जगह कोस रख लो, आपका रिजल्ट सेम आएगा। रटना नहीं है, लेकिन रटोगे फिर समस्या आएगी। 5 गुणा 3 आपका 15, साइन थीटा की वैल्यू 4 और 2 गुणा में कोस थीटा, 5 गुणा 2 10, 20 में से 15 चला गया 5, 5/14, ये आपका हो गया यहां से रिजल्ट। ठीक है, रट्टा नहीं मारना कि सर ने ऐसा कहा था, ऐसा हमेशा वैलिड नहीं होगा। अगला सवाल देखना, जैसे इस सवाल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू भी 1 और कोस थीटा की भी वैल्यू 1। 10 को अगर आप लिखना चाहे साइन अपॉन कोस बराबर 1/1, लेकिन ऊपर और नीचे देखो, ऊपर साइन थीटा कोस थीटा है, लेकिन नीचे साइन क्यूब आ गया, कोस क्यूब आ गया, फिर आपके पास कोस थीटा है, तो ये समस्या पैदा करेंगे। तो इस बात का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। सवाल को थोड़ा सा आसान करना, ऊपर नीचे कोस थीटा का डिवीजन कर दो। और वैसे भी आपको पता है कि टेन थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। लेकिन डिवीजन कर देंगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। ऊपर कोस का डिवीजन करोगे तो देखना 8 टेन थीटा प्लस 5, 8 और 5 आपका कितना आ गया भाई 13, ये काम आसान हो गया। यहां देखो साइन अपॉन कोस 10 हो गया, फिर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर करोगे 1/2 माइनस 2 गुणा में, एक कोस से कोस कट गया, कोस स्क्वायर थीटा है 45 डिग्री पर, वही रिजल्ट 1/2 और प्लस का नीचे क्या आ गया आपके पास 7, ये इससे कट गया। देखना 13 7 में आधा जोड़ोगे तो 15/2, तो ये रिजल्ट कितना आ गया 26/15, ये आपका रिजल्ट हो गया। क्या गड़बड़ की है भाई, कोई ना कोई तो गड़बड़ किया ना। अच्छा, एक मिनट देखो यहां से क्या रिजल्ट बना, ये आपका है 13। इन दोनों को सोल्व किया -1/2, 7 में से -1/2 बचेगा तो 6.5, जिसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 13/2। तो इस पूरे का रिजल्ट जो हमारा क्या बनेगा 2। जो नए बच्चे हैं वो मेरे ख्याल से हो सकता है थोड़ा सा टॉर्चर फील कर रहे हैं, लेकिन पेशेंस बनाए रखें। क्लासेस को जो पुराने बच्चे हैं एटलीस्ट शेयर किया करें। और शेयर में भी आपको ये मैंने कहा था कि लिंक नहीं कर सकते शेयर, तो एटलीस्ट जो PDF है क्लास 1 से लेकर 90 डेज तक की, वो तो आप एटलीस्ट किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। रीज़न ये होता है कि आपकी बहुत भयंकर डिमांड रहती है कि सर CGL की सीरीज चला लो, हम देखना स्टार्ट कर देंगे, बैंक की चला लो, CDS की चला लो। चलाने को चला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर मन नहीं करता कि वही 50 बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर क्यों पढ़ा रहे हैं। इससे बेटर है ये सीरीज चल ही रही है, रेलवे के एकदम क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग आ ही गए हैं, रिवीजन खत्म होगा, मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट में सवाल सारे के सारे वैसे ही चेंज होने वाले हैं अपने, और फिर से अपनी स्लो स्पीड में चलेंगे। क्योंकि मुझे भी कोई पर्सनली ठीक नहीं लगता है कि एक क्लास के अंदर 50-60 सवाल करवाएं, बहुत एक्सट्रीम स्पीड है, गला बैठ जाता है, फ्लो भी नहीं मेंटेन होता। लेकिन फिर भी ये सोच रखा है कि 10-12 दिन पहले बच्चा बिल्कुल डिमोरलाइज होता है, उसके ये समझ में नहीं आता एग्जाम से पहले कि अब क्या करूं क्या ना करूं। या तो वो ये देखता है कि यार बहुत बड़ा सा सिलेबस है, कैसे पढ़ा जाएगा, या फिर वो पढ़ता ही नहीं है कि चलो मेरे को आ गया वो आ गया, जितना याद है वो याद है। तो ये क्रिटिकल टाइम होता है, इसलिए आपको ये रिवीजन क्लासेस दी गई हैं। ठीक है, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें, इन क्लासेस को शेयर करें जिससे कि कोई ढंग की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर सकें। देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, -4/3। यहां से क्या कंक्लूजन निकला, -4/3 वैल्यू है, तो या तो नेगेटिव वैल्यू 10 की कौन से क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड में, या फिर किस में होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में।
अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर की तरह, ये आपका बेस की तरह। इन दोनों की वजह से हाइपोटेनस जो आएगा वो कितना आएगा, 5, पॉजिटिव ही आएगा वो तो। साइन थीटा की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन, अब आप चाहें तो 4 यहां इसके साथ मान लें या 3 के साथ मान लें। ऑल ओवर बात देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप लिखोगे 4/5, ठीक है। प्लस माइनस का हिसाब अब करते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में है ये वैल्यू, सेकंड और फोर्थ में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन है आपका वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा साइन थीटा, लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में तो इसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब इसका रिजल्ट 4/5 भी बन सकता है और -4/5 भी बन सकता है। वैल्यू फाइंड करवाते टाइम इन चीजों को हमने डिस्कस किया था। अगला सवाल देखना भाई, कोसेक थीटा बराबर √3 है। कोसेक थीटा बराबर √3 है, तो देखो √3/1 लिखो। ये किसको बताता है, हाइपोटेनस को। ये किसको बताता है, परपेंडिकुलर को। आपको क्या कहा था, चीजें आसान कर दो। बेस की वैल्यू, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 3 - 1 और पूरे का रिजल्ट √2। कोड थीटा लिखना है। कोड थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू √2 अपॉन में ये वाला, क्योंकि 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, माइनस कोसेक थीटा, सीधे सीधे ही आपका क्या आ गया, √3। अब ये रिजल्ट आपको उसने नहीं दे रखा है, यहां पर उसने आपके साथ क्या कर दी, कलाकारी कर दी। क्या करें भाई, ऐसा सा कोई ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ऑप्शन ए को देखें, 3 ऊपर नीचे कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ गया, नीचे वाले 3 के साथ कट गया, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन ए है ये जस्टिफाई हो गया। हालांकि मेरे हिसाब से इस चीज का कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन फिर भी क्या करता है एग्जामिनर, जानबूझ करके चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाता है, कि कई बार बच्चे होते हैं वो ऑप्शन को देख करके डरते हैं और भाग जाते हैं वहां से, सवाल को बिना अटेम्प्ट किए हुए। तो एग्जामिनर कई बार ऑप्शन के साथ ऐसे खिलवाड़ कर देता है, तो घबराने की कोई जरूरत है नहीं, आपका जो रिजल्ट है उसके साथ उसको जस्टिफाई कर दो। चलो भाई, अगले सवाल में इसने आपसे क्या कहा कि tan थीटा की वैल्यू 1/√11 है। कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, हो गया। हाइपोटेनस की वैल्यू यहां से आप निकालना चाहे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एडिशन होकर के 11 और 1 12, √12। देखना, या तो आप ऐसा कर लो कि यहां से कोई सीधे सीधे दिमाग लगा लो, ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या करो, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, स्क्वायर है तो यहां बचेगा 12, माइनस सेक थीटा की क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, स्क्वायर है तो ये 12/11। ये की बात नीचे पॉजिटिव होकर के लिख दी, ऊपर नीचे 11 का गुणा कर दिया, 12 × 11 -1, 12 कॉमन, 11 - 1 10 बचेगा 120। नीचे फिर देखना 12 × 11, 12 कॉमन आ गया, यहाँ 11 + 1 12, 12 + 12 × 12 144 आ गया, और सिंप्लीफाई हो रहा है 12 से कटा 10 बार, 12 से कटा आपका 12 बार, रिजल्ट कितना आ गया भाई 5/6, 24 से भी कट रहा था। तो इसमें भी कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है, सीधे सीधे आपका रिजल्ट बनता है, डील कर सकते हो, रिजल्ट आ जाएगा। एक आपका ये पैटर्न भी था, जिसे अगर हम लोग सीधे सोल्व करने का प्रयास करें तो सवाल चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसने आपसे कहा कि x की वैल्यू क्या होगी। एक तो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, कि जिसमें a और c बोथ है, तो 30 डिग्री के साथ चेक करें जैसे, तो देखना जरा 30 डिग्री, 16 sin 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर कर दोगे तो 1/4, 1/4 करने पर रिजल्ट क्या देगा, ये पावर 1/4 करोगे तो ये बन गया 2। अगले में देखना जरा 16 sin 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 स्क्वायर करोगे तो 3/4, सीधे डील नहीं कर पाओगे, तो इसको ऐसा समझ लो कि 1/4 करना है, पहले इसको अंदर ले लिया, 1/4 करोगे 2, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8, तो 10 बन गया, ये तो जस्टिफाई है। आगे वैल्यू चेंज कर दो, चेंज करोगे तो एक बात बताओ, साइन और कोस है, यहां जो काम साइन ने किया है, अगले केस में 60 डिग्री रखोगे तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 1/4, और ये वाली वैल्यू इसकी जगह आ जाएगी, इंटरचेंज ही तो होता है साइन और कोस के अंदर, तो फिर ये बात अगेन जस्टिफाई होगी। तो इस वजह से अपना ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट। एक सवाल आपके सामने और है,
देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर अपोन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 3 है। साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4। एक तो आपको ये सिखाया था साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये बनेगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये हो गया, तो असल में सवाल क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ये निकल के आया। अब अगर ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करें जो कंडीशन का, ये तो सवाल का पार्ट है, सिंप्लीफाई कर दिया। कंडीशन में अगर देखोगे तो देखना साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आप चाहें तो CND रूल लगा लें, आपका मन करे तो लगाएं, नहीं कर रहा है तो जाने दें। साइन थीटा माइनस कोस थीटा को 3 से गुणा कर दिया, 3 साइन थीटा, 1 साइन थीटा इधर है वो उधर जाएगा तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा। फिर देखो माइनस का 3 कोस थीटा इधर आ जाएगा तो यहां क्या बचेगा 4 कोस थीटा, ये वैल्यू निकल के आ गई। साइन अपोन में कोस आप लिखना चाहें तो क्या बनेगा टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। √2 अपोन में इसे आप समझें 1, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, हाइपोटेनस क्या आएगा √5। देखो साइन स्क्वायर परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेनस 2/5 माइनस 1/5, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका 1/5। ये एक सीधा सटीक सा तरीका, थोड़ा सा पार्ट आप सोल्व करो। CND अगर लगा के डील करते तो थोड़ा और भी आसान हो जाता। जैसे इस सवाल में क्या करना है, इसमें भी वही सेम, 1 से जो आपका डिनोमिनेटर है उसको गुणा कर दो, बाकी चीजों को बैलेंस कर दो। राइट साइड में आपका साइन थीटा बन गया है, 2 साइन थीटा लेफ्ट में है, लेफ्ट में आएगा क्या बचेगा साइन थीटा बराबर। राइट में कोस थीटा बन गया, माइनस कोस थीटा उधर जाएगा 2 कोस थीटा। कोस अपोन में साइन कर लो कोट थीटा, ये 2 इधर भेज दो, क्या रिजल्ट आएगा 1/2। ये भी सीधे सीधे हो सकता है। फिर देखना जरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपोन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है। राइट साइड को थोड़ा सा सोल्व करके देखना। 79 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 80 को 2 से करते हो तो कितना आता है 160, 2 कम करोगे तो ये तो आ जाएगा 158, और प्लस इसमें आपको क्या करना है 51। एडिशन करके देखोगे ये आपका 9 आ गया, 5 5 10, 209/79, ये वैल्यू आपकी बनी। अब देखो इसमें अगर आप CND रूल लगाते हैं तो थोड़ा सा मामला स्मूथ हो जाता है। कैसे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर नीचे जोड़ोगे 2 सेक थीटा आएगा ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओगे 2 टेन थीटा आएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा। किया क्या, एक बार इसमें इसको जोड़ दिया, एडिशन करोगे तो देखना 9 9 18, 7 और 1 8 और 2 288 आ जाएगा। इसमें से इसको लेस करोगे 9 चला गया, 70 और लेस कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास 130। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करने, 130 बचेगा ना अपने पास। ये 9 हो गया, 9 से 9 चला गया 3, ठीक है 130 बच गया। यहां से अगर आप वैल्यू को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, सेक थीटा क्या होता है 1 अपोन में कोस थीटा, और ये क्या होता है साइन अपोन में कोस। कोस ऊपर चला जाएगा तो नीचे 1 अपोन साइन थीटा। अगर हम वैल्यू लिखना चाहें साइन थीटा की तो वो क्या आ जाएगी 130 अपोन में 288। ऑप्शन देखना जरा, 2 से कौन सा कट रहा है, ऑप्शन बी 65 अपोन में 144। ठीक है, यहां क्या यूज किया है, आज ही CND को देखा है। जो बच्चा CND यूज कर सकता है उसके लिए इस सवाल में कोई दम नहीं है, वेरी इजी है। कोई नया स्टूडेंट है, अगर वो इसे डील करेगा तो हो सकता है वो खुद की अनवांटेड कैलकुलेशन बढ़ा ले। ऐसा नहीं है सोल्व नहीं होगा, सोल्व हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, लिखोगे कई सारा पार्ट, लेकिन आपको तो पता ही है कि सेक अपोन 10 बचेगा, इसकी कटिंग कर दोगे 1 अपोन साइन, और राइट साइड में CND लगाना है बस। अगला सवाल देखना भाई। अगले को जस्ट इसने क्या कहा, सिंप्लीफाई करके बता दो। सिंप्लीफाई करने का एक तो तरीका ये होता है कि आप वैल्यू पुट कर दें, जैसे थीटा की वैल्यू 0 कर दें। जैसे आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखना रिजल्ट क्या आएगा, अंडर में 1/1 प्लस 1/1, 2 रिजल्ट आएगा, जो ऑप्शन ए की वजह से भी बनेगा, ऑप्शन डी की वजह से भी। तो ये थोड़ा सा तनाव वाला मामला है। या फिर बेटर तरीका और क्या हो सकता था, आप एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या लोगे, अंडर में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, गुणा करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर में ये 1 प्लस साइन ए इधर गुणा होगा, ये क्या बना आपके पास 1 प्लस साइन थीटा। ये वाला 1 माइनस साइन इधर से गुणा होगा तो अंडर हटता जाएगा।
ये पार्ट इससे कट गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर, तो 2 अपॉन में कोस थीटा, कोस स्क्वायर अंडर रूट कर दिया, क्या बचा भाई 2 सेक थीटा। तो इस जगह पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, जनरल अप्रोच बड़ी सटीक है, वैल्यू पुट से हालांकि ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था तो वहां पर हमें दूसरी वैल्यू चेंज करनी पड़ती, बट ये तो सबसे इजी वे था। देखो सवाल नंबर 496, में देखो इसने क्या कहा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 99 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है तो या तो आप ऐसे अंडरस्टैंड कर दो कि जैसा हमने पैटर्न पढ़ा था किसमें, अलजेब्रा के 7 पैटर्न और 8 वैल्यू, ऐसा दिख रहा है कंडीशन, इसे भी ऐसा ही बनाना, तो ऊपर नीचे क्या करो, साइन का डिवीजन कर दो, तो ऊपर बचा आपके पास 100, नीचे देखो 2 साइन थीटा, बीच में 102 आ गया, फिर 2 अपॉन साइन थीटा, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, उसकी जगह क्या रख दिया आपने 99, प्लस आपके पास 102 अलग से रख दिया, 99 गुणा 2 198 में 102 जोड़ोगे 300, 100 बटा 300, क्या रिजल्ट दे देगा भाई आपका 1/3 लिखा जा सकता है। चलो सवाल नंबर 497, क्वेश्चन नंबर हमारा 497, देखना ये इंपॉर्टेंट सवाल था, किससे बनते थे, आपको कहा था कि ये फॉर्मूले से बनते हैं। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, डील करने का तरीका क्या होगा भाई, आप लिखो साइन एक्स बराबर, पहले तो कंडीशन को सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स आ गया। फिर देखना जो सवाल दे रखा है ये किसका है, होल स्क्वायर का पैटर्न है, अब चीजों को बस रिप्लेस करना, उससे जानकारी आपको मिल जाएगी। कोस की पावर 2x बराबर साइन की पावर x, अगर मैं कोस की पावर 8 करता हूं, इसको भी पावर 4 कर दूं तो इसकी भी पावर 4 आएंगी, कोस की पावर 8 की जगह आप क्या बना लोगे, साइन की पावर 4x बन गई, प्लस का साइन, इधर आपके पास क्या है, कोस की पावर 4x, फॉर्मूला बनेगा कोई ना कोई, तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई ये साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, इधर कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। इन फॉर्मूला का बनना भी आपको सिखाया था कि इवन ट्रिग्नोमेट्री में तो एक बार अगर आपने चीजें तुरंत पढ़ रखी है ठीक ठाक तरीके से, तुरंत आप इसका हिट कर सकते थे, रिजल्ट इसका कि 1 आएगा, ठीक है। बीच वाली टर्म में क्या आना चाहिए था, 2 इंटू में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, चलो कोस स्क्वायर तो मैंने अलग कर दिया, कोस की पावर 4x है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन की पावर 2x, यही तो रिलेशन था ना, इसकी जितनी भी पावर है उससे आधी करके इसको रख दो। अगर आप इस पूरे फॉर्मूले को गौर से देखें तो ये आपके पास क्या बनता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, जो कि क्या है आपका अंदर वाला पार्टी 1 है। अब पुरानी बात पर चलते हैं, पुरानी बात पर आपको ये कहा था कि जितना भी आपको फॉर्मूले का पार्ट ये वाला दिखता है ये मस्ट है कि कंप्लीट सोल्व होगा, ये कंडीशन ही उसने इसलिए दी है कि यहां पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बने, होल क्यूब बने, कुछ भी बने, इस पूरी की पूरी टर्म का रिजल्ट आपका क्या आता है 1। तो एक बार अगर आपने ऐसे सवाल कर रखे हैं तो मेरे हिसाब से आप तुरंत इसको हिट मार सकते हैं। जैसे एक तरीका ये भी है पूछने का, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आपका 1। अब गौर से देखना, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा, नीचे कोस स्क्वायर थीटा है, कोस की पावर 4 थीटा, अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा। पहली टर्म मेरे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस की पावर 4, उसकी जगह क्या लिख लोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का एडिशन करोगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा अपना 1। वर्बली हो जाते हैं ये सवाल। चलो भाई, एक पैटर्न हमने देखा था ये वाला, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पैटर्न था, कौन से वाला भाई, देखना आपको दिया जाता है a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोग मान लेते हैं ये इंटरचेंज होगा, b साइन थीटा, और साइन आपका अगर यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव, पहले नेगेटिव होता तो यहां पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हम लोग d मान लेते हैं। ABCD में यहां से रिलेशन निकल के आता है, प्रूफ करके बताया था ना, क्या रिलेशन था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस पैटर्न पर ये सवाल आपके बनते हैं, ये इनके बीच रिलेशन होता है।
अब देखना a साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा सी है, ठीक है। a साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको भी पता है, ऊपर से रिलेशन बनाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर उसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये दे रखा है, इसको इधर भेज दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, इसका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बार आपने बात पढ़ रखी है, प्रूफ की नीड नहीं, हालांकि आपको करके बताया था। एक बार आपने बातें पढ़ रखी है, आप इन सवालों को सीधे सीधे वर्बली डील कर सकते हैं, कुछ भी करने की नीड नहीं है। वहां सवाल देखा, तुरंत हिट कर दिया। देखो जैसे इसी पैटर्न पर आपका ये वाला सवाल भी बन रहा है, इसमें भी क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और अगले पार्ट में क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ए और बी दोनों की वैल्यू 1 1 है। सोल्व करने का तरीका क्या होगा भाई, कोस थीटा का मल्टीपल 1, 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का मल्टीपल -1, स्क्वायर करोगे 1, राइट साइड में टर्म है उसका स्क्वायर करोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो पूछा है वो आपका क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये इधर आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, अंडर रूट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट करने पर आपके पास ये रिजल्ट बचेगा, लिखा जा सकता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ये भी आपको क्या कहा था, मोस्ट रिपीटेड आपके ये वाले सवाल होते हैं, एसएससी बार बार इनको पूछ चुका है एग्जाम में, तो कई बार बच्चे इस लेवल पर आ जाते हैं। कोस थीटा माइनस साइन थीटा पूछा, क्या कोस थीटा प्लस साइन थीटा, √2 साइन थीटा, रिजल्ट क्या आएगा, √2 कोस थीटा, प्लस माइनस है, बिल्कुल बन सकता है ऐसा। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करें। ये कितने नंबर का था अपना, 500 नंबर का, 499 ये था, 501 देखना। ये भी सेम उसी पैटर्न का सवाल है। देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे वाले में देखो कोस थीटा के मल्टीपल में साइन वाली चीज, साइन के मल्टीपल में कोस वाली, ऊपर नेगेटिव था नीचे पॉजिटिव आ गया। डील करना है, क्या करोगे, कोस का मल्टीपल स्क्वायर 1, फिर 4 का स्क्वायर 16 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, 1 से 1 कट गया, अंडर रूट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4 क्वेश्चन मार्क। ऐसे सवाल हैं, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो वर्बली इनको डील कर सकते हैं। आगे सवाल दिया देखो, साइन थीटा कोस थीटा बराबर √3/4, ठीक है, साइन की पावर 4 कोस की पावर 4। ऐसे सवालों में आपको क्या था, कहा था कि वैल्यू मान लेना। जैसे वैल्यू अगर थीटा की आप रखते हैं 45 डिग्री, तो साइन और कोस की वैल्यू 1/√2 1/√2, तो 1 बाई क्या बनेगा आपके पास 2, नई बात बनी। वैल्यू रखो जैसे आप थीटा की 30 या 60, 30 जैसे ही आप रखेंगे तो देखना साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की √3/2, और क्या बन गया √3/4, जस्टिफाई। यही बात 60 पर भी जस्टिफाई होगी। नीचे जो बात पूछे उसको सोल्व कर देते हैं। साइन की पावर 4 थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 पावर 4 करोगे 1/16। फिर देखना कोस 30 की वैल्यू ये होती है, पावर 4 करोगे 3 3 9 और बटा में 16, 10/16 5/8, यहां से आपका क्या बन जाएगा, रिजल्ट। डील किया जा सकता है। चलो आगे फिर सवाल आपसे पूछा, देखो इस सवाल में थोड़ी सी आपको अवेयरनेस की नीड है। 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 7/3 है, वैल्यू पूछिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपका ध्यान नीचे वाले पार्ट पर नहीं जाता है, जो एक्चुअल में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है अभी, सेक स्क्वायर थीटा। नीचे बात क्या दे रखी है, tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेकर जाओगे तो -1। ऊपर उसने कोई भी कंडीशन दे दी। अगर आपका ध्यान नहीं जाता है, ध्यान आपका जाना चाहिए। रीजन क्या है, बार बार पढ़े जाने वाले फॉर्मूले 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर की जगह रिप्लेस भी करते तो 1 प्लस tan स्क्वायर करते, 10 से 10 कट जाता, -1 रिजल्ट आता। इनके पीछे देने का रीजन क्या है कि अगर बच्चा अवेयरनेस के साथ पूरा सवाल नहीं पढ़ेगा तो वो ऊपर वाली कंडीशन में कहीं ना कहीं उलझा रहेगा और उसमें उसका टाइम किल होगा। ऐसा नहीं है सोल्व नहीं होगा सवाल, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, तो सोल्व होनी होनी आपकी। लेकिन जैसा आपको रिजल्ट चाहिए वैसी बात नहीं बनेगी और आपका टाइम काफी कंज्यूम हो जाएगा। 504 में देखो, ऐसे सवालों के लिए आपको क्या बताया था कि आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू अज्यूम कर लें। जैसे अगर हम लोग थीटा की वैल्यू पहले तो 0 अज्यूम करके देखते हैं, वहां से काम चलता है तो बहुत अच्छी बात है। थीटा की वैल्यू अगर 0 अज्यूम करें तो ऑप्शन ए का रिजल्ट 1 है, ऑप्शन बी का 0, ऑप्शन सी का 2 cos 0 मतलब 2 बनेगा, ऑप्शन डी क्या बनेगा 0। बी और डी कॉन्ट्राडिक्ट होंगे, लेकिन एक बार करके तो देखें। सवाल में 0 रखा, साइन क्यूब 0 कोस क्यूब 1 अपॉन में साइन कोस, तो नीचे भी 1 1/1 1 आ गया, प्लस का साइन,
साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 0 डिग्री के ऊपर 0 बन गया, तो रिजल्ट 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है? ऑप्शन ए। हो गया सोल्व। चलो अगला सवाल देखना, साइन की पावर 6 अल्फा कोस की पावर 6 अल्फा, ये कुछ दिया आपको। बेटर वे क्या है? वैसे तो इसका रिजल्ट 1 बनना ही है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब है। कब पता चलता है? बार बार आप चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पीछे आपको पढ़ाया था तो ये रिलेट करवाया था कि भाई ये कॉम्बिनेशन होता है आपका अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री का। लिमिटेड टाइप के पैटर्न होते हैं, तभी तो एग्जाम देते हैं। उसके अंदर अगर कोई नकली सवाल हिस्से में आ जाते हैं, उनको तुरंत के तुरंत आप फेंक सकते हो, पढ़ने की भी नीड नहीं होती। अच्छा ये सवाल है, इसका रिजल्ट ये। दूसरा तरीका, वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू 0, साइन की पावर 6 0 हो गया, कोस की पावर 6 1, फिर दोनों साइन और कोस मल्टीप्लाई में है 0, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 1। तो ये वैल्यू पुट ना भी करते तो भी इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। कब? जब आप एकदम डेप्थ में जाकर चीज़ों को स्टडी करते हैं। किसी भी पार्ट में इश्यू आ रहा है, पुराना सेक्शन देखें और वहां जाकर के डील कर दें। इसमें क्या करें? थीटा की वैल्यू 0 रख देते हैं, बेटर यही रहेगा ना। थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री रख दो, पी की वैल्यू क्या आ गई 1 और क्यू की वैल्यू भी क्या आ गई 1। पी का क्यूब माइनस 3p, पी का क्यूब माइनस 3p, पी का क्यूब करोगे 1 माइनस 3, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? माइनस का 2। कौन से ऑप्शन में बन रहा है भाई? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में ही आपका रिजल्ट -2 बन रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है। पी और क्यू की फिर से वैल्यू आपने रखी है, उससे रिजल्ट आया है। अगला सवाल देखना भाई, इसका रिजल्ट भी आपके सामने क्या बन रहा है? परफेक्ट। बेटर क्या रहेगा? थीटा की वैल्यू पुट कर दो, क्या करें? 0 कर दें। कोस की पावर 4 थीटा, कोस 0 1, 1/8 कोस 0 1, प्लस माइनस 1/2 कोस 0, ये हो गया। सोल्व कर दें इसको। 8 आपका एलसीएम आ गया, 8 में से 1 चला गया, 4 चला गया, 3/8 आपका रिजल्ट बन गया। बड़ी ही आसानी के साथ आप इनको डील कर सकते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास x है, तो आपसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। एकदम नकली सवाल है, दिखने में टिपिकल लग रहा है। ऑप्शन की तरफ देखो, टेन और कोट में भी ऑप्शन बना रखे हैं। सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? 1 + tan स्क्वायर। कोसेक की जगह क्या लिख सकते हो? 1 + कोट स्क्वायर। 1 + 1 2 आ जाएगा, tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ये वो सवाल है, आप एक बार देखते हैं तो आपको टिपिकल लगते हैं, बाकी मामला एकदम आसान होता है। ट्राइंगल एबीसी के इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, आपसे क्या पूछा है? कोस b + c/2 की वैल्यू। एक बात बताओ, किसी भी ट्राइंगल में a + b + c बराबर क्या होगा? 180। 2 का भाग दे दोगे पूरे में तो क्या आ जाएगा? 90। b + c/2, तो a/2 यहां भी है, तो ये क्या बन जाएगा? इसकी जगह 90 डिग्री माइनस क्या बना? a/2। तो b + c/2 की जगह लिख सकते हैं 90 - a/2, तो कोस 90 - a/2 किस में बदल जाएगा? साइन a/2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। कन्वर्ट करना आपको सिखाया था। फिर अगला सवाल देखना जरा, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? 60 डिग्री। ठीक, रिजल्ट किस में आ रहे हैं? θ/2 में। तो एक दिमाग अगर आप लगाएं तो पूरे में से 1/2 कॉमन ले लें। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहां से क्या क्या हो सकता है देखना। यहां से ऑब्जर्व करोगे तो ये वाली वैल्यू 1 + 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कोस स्क्वायर θ/2 आ गया। साइन थीटा को लिख सकते हो 2 साइन θ/2 इंटू में कोस θ/2 बन गया। ये अगर देखें तो a² + b² + 2ab। ये मुझे कैसे पता चला? ऑप्शन देखें कि θ/2 की टर्म के अंदर चीजें क्रिएट हो रही हैं। रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई? 1/2 तो आप पूरे में से ही कॉमन ले लो, ऐसा करो। इसका रिजल्ट तो आ गया आपका साइन θ/2 प्लस कोस θ/2 आ गया। चलो अगले में यही चीजें नेगेटिव में बनेगी, यहां पर साइन माइनस का होगा। अब एक बात बताओ, ये टर्म लिखी हुई है a² + b² - 2ab। आप इसे a - b का होल स्क्वायर कहेंगे या आप इसे b - a का होल स्क्वायर कहेंगे? आप कहोगे सर कुछ भी लिख लो, दोनों बातें एक है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको ये तो बात पता होगी कि अंडर रूट का जो रिजल्ट आएगा वो बाहर कैसा आएगा? पॉजिटिव। एक बार के लिए आप क्या निकालो? 1/2 कॉमन आ गया। एक बार के लिए आप यहां से बाहर निकालो साइन θ/2 माइनस कोस θ/2 निकाल लिया। अब देखना थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। 60 डिग्री के ऊपर रखोगे थीटा की वैल्यू तो ये क्या बनेगा? साइन 30, जो की वैल्यू क्या होगी? 1/2। यहां पर आप
थीटा की वैल्यू 60 रखोगे, थीटा के साथ है भाई बाई 2, ये थीटा के साथ बाई 2 है, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। इसकी वैल्यू क्या होगी 0.5, इसकी वैल्यू 1.73/2। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0.8 के आसपास। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू लेस हो रही है, रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव, जबकि अंडर के बाहर तो वैल्यू क्या निकलेगी पॉजिटिव। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है। वहां सोल्व करवाया था तब भी बताया था कि इसके बाहर जो बात निकलेगी एक्चुअल में वो निकलेगी cos θ/2 माइनस sin θ/2। कई बच्चों का उस टाइम भी डाउट था, तो रीजन समझ लो अंडर है। हालांकि इसके बराबर ये और ये दोनों ही बातें लिखी जाती है, लेकिन अगर अंडर लिखा है तो अंडर का रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। आप sin θ/2 माइनस cos θ/2 भी लिख सकते हैं, आप cos θ/2 माइनस sin θ/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखते हो, पहले केस में पॉजिटिव नहीं आया तो इसका मतलब इंटरचेंज करो उसे। चलो क्या होगा, साइन से साइन आपका कट गया, 2 cos θ/2 1/2, तो क्या बचेगा आपका ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट। चलो भाई, एक आपका ये वाला पैटर्न और है, tan 6 tan 42 tan 66 और tan आपका 78 डिग्री बराबर क्या। देखो एक टेबल बनवाई थी आपको, कौन सी, साइन कोस tan कोट सेक एंड कोसेक। कब, a प्लस बी जब आपका 90 डिग्री, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो। इसका रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट था आपका tan a इंटू में tan b बराबर 1, ठीक है। नीचे की तरफ जा रहा है, देखना थोड़ा सा। इसका रिजल्ट क्या था आपका tan a इंटू tan b बराबर 1। ऐसे ही इसका रिजल्ट क्या बना था इसके अंदर, कोट a इंटू में कोट b बराबर 1। एक रिलेशन इनका बना था क्या, सॉरी इसका लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1। आपको कहा था टेबल अच्छे से बना लेना, इंपॉर्टेंट थी ये। कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b बराबर 1। बीच का जो रिलेशन बन रहा था इसमें हमने कंक्लूजन निकाला था कि ऐसे केसेस में आपका साइन a बराबर किसके होता है, कोस b के, और साइन b जो है आपका वो बराबर होता है कोस a के। यही बात यहां से रिलेट करके आप लिखोगे तो क्या निकल रहा था, साइन a इंटू में सेक b बराबर 1, या फिर साइन b इंटू में सेक a आपका 1। इस टाइप के कुछ रिजल्ट बने थे। यही रिजल्ट कोसेक के साथ मल्टीप्लाई में कोस का बनाया था। tan a इंटू tan b 1 होगा कब, जब a प्लस बी की वैल्यू 90 है। 6 डिग्री और आपका कितना है 78 डिग्री। अच्छा ये तो डिफरेंट वाला सवाल आ गया ना। चलो एक मिनट, ये टेबल तो आपको पता होगी, तो ये टेबल चलो बीच में रिमाइंड हो गई, हमें करनी भी थी वैसे भी, ठीक है। ये सवाल एक बार थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसको मैं होमवर्क दिया था मेरे ख्याल से उस टाइम में भी, और उससे अगली क्लास में सोल्व करवाया था। इसको वैसे का वैसा रख लेना, ठीक है। या तो इसमें कौन सा लॉजिक काम कर जाएगा, वो थीटा 60 डिग्री माइनस थीटा 60 डिग्री 60 डिग्री प्लस थीटा का लॉजिक काम कर सकता है। या फिर इसके अंदर क्या करोगे, ऊपर नीचे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीप्लाई करते जाओगे, रिजल्ट आएगा। पीछे हमने डिस्कस कर लिया था, टाइम थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम होगा। सवाल कितने एक बार के लिए मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, यहां पर सेशन काफी लंबा हो जाएगा अदरवाइज तो अपना। क्वेश्चंस अपने काफी ज्यादा हैं, तो ऐसा करते हैं भाई आज के सेशन को तो यहीं पर रोक देते हैं और लंबा नहीं चलाएंगे इसको, ठीक है। वो सवाल देख लेना या फिर अगले सेशन के अंदर हम लोग उसको डिस्कस कर देंगे। इस पर्टिकुलर सवाल की बात करें तो इसमें तो कुछ है नहीं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, नीचे भी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, एक दूसरे से कट गए, रिजल्ट क्या बन गया इसका 3। वर्बली हो सकते हैं क्या कुछ सवाल, चलो वर्बली एक बार प्रयास करते हैं, जहां पर अटक जाएंगे वहां पर आगे देख लेंगे। अगले में क्या कहा, देखो अगले में फिक्स रिजल्ट आ रहा है। आपको क्या सिखाया, जब भी कभी रिजल्ट फिक्स आए वैल्यू पुट कर दो। सेक काम में लिया उसने, टेन काम में लिया है, कोस काम में लिया है, तो इस केस में हम लोग ऐसा करते हैं, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। सेक 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस टेन 0 0, फिर माइनस का 3 और इनटू में 10 है वो 0 हो जाएगा 1। ऊपर क्या आ गया 1 प्लस 1 2, नीचे कोस 1 हो गया, साइन खत्म 1 प्लस 3 तो 1 प्लस 2, ऊपर 2 बन गया, नीचे क्या बन गया 3, 2/3 आपका रिजल्ट हो गया।
514 में देखना tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर अपोन में 2 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। तो नीचे क्या दिमाग लगा सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर कर लो, 1 प्लस कोट स्क्वायर कर लो। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर आपका कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी बात नहीं बनेगी, इसका मतलब सोल्व करना, आगे वर्बली नहीं हो पाएंगे। चलो फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। काफ़ी बच्चों को इश्यू हो सकते हैं इन चीज़ों के अंदर। रीज़न ये है कि भाई जो काम 90 दिन के अंदर किया है या फिर जिस ज्योमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने में हमें 5, 6, 7 घंटे के आसपास लगे हैं, उसे 1 घंटे में रिवाइज करना पॉसिबल तो नहीं होगा। समझदार इंसान की तरफ सोचें कि एज इट इज़ उतना का उतना करवाना पॉसिबल नहीं होता। मेरी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो ठीक ठीक सवाल है उनको आपके सामने रख दूँ, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, वहीं से आप भी थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएं। टाइम आपका बिल्कुल किल नहीं होगा। 1 घंटे में आप खुद सवाल करेंगे तो भी 40-45 करते होंगे। मैं करवाता हूं, मैं भी आपको 40-45-50 के आसपास सवाल करवाता हूं, तो एवरेज उतना ही सेम रहता है। तो इन क्लासेज में कुछ ज़्यादा ना भी करें तो हेडफोन या ईयरफोन जो भी अपने कानों पर लगाएं, एक नोटबुक पेन लेकर के बैठें। नोट्स नहीं बनाने, नोट्स की ये बेवकूफ़ी, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर पीडीएफ से तो हम पढ़ते हैं, पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे। रिवीजन क्लास है, इसमें क्या पीडीएफ है, हालांकि ग्रुप पर डाल दी है, वो कोई इश्यू नहीं है। स्क्रीन पर देखते जाओ, आपसे उतनी देर में सोल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसको देख लो कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं। अगर कन्फ्यूजन होता है, आपके पास पीडीएफ है, ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में जाएं, वैसे सवाल कहाँ मिल रहे हैं, उसी सीक्वेंस में करवा रहा हूँ वैसे तो तुरंत के तुरंत उस चीज़ को आप अपना क्लियर कर दें। तो एग्जाम से पहले आपको अपनी कमियां पता होंगी, तो मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चंस को तो आप इजी वे में सुधार कर ले जाएंगे इस रिवीजन क्लास के थ्रू। आपके पास जितना नॉलेज है इनको पढ़ेंगे, कहीं कंफ्यूज होंगे, रिवीजन करेंगे पुराने वाले का, 3 या 4 सवाल इजी वे में आपके इंप्रूव में हो जाएंगे। तो चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।